हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 11th ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट और उस ओसीएम सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रेड। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में इंटरनेशनल ट्रेड यानी क्या है इसका मीनिंग देखा। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स when the trade activities are conducted between two or more countries, it is called as international trade। जब दो देशों में या जो दो कंट्री में जो एक्टिविटीज़ होती है, कंडक्ट होती है एक्टिविटी, उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों, इस इंटरनेशनल ट्रेड की हमें 3 पार्ट्स हैं: एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड इंट्रापोर्ट ट्रेड। ये 3 पार्ट्स से हम आज एक के बाद एक का स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो एक्सपोर्ट ट्रेड। यहाँ पे दोस्तों देखो, आपको एक चार्ट नज़र आएगा। आपको एक्सपोर्ट का मीनिंग तो मालूम होगा। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज। हम माल, गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने वाले हैं फॉरेन कंट्री से। तो इस एक्सपोर्ट ट्रेड के 4 स्टेज उन्होंने बताए हैं। 4 स्टेज में ही इसका डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकंड प्री शिपमेंट स्टेज, 3 शिपमेंट स्टेज एंड 4 पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ये 4 स्टेज में इस एक्सपोर्ट प्रोसेस को, जो एक्सपोर्ट ट्रेड है, उसको डिवाइड किया गया है। इस तरीके से वो एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, ये बताया गया है। हम देखेंगे अभी एक के बाद एक। फर्स्ट जो है प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट ये बताया गया है। पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फर्स्ट, the export has to get himself registered with various authorities as follows। यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए हमें वेरियस अथॉरिटीज़ के पास जाकर वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फर्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ अ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे जाना पड़ता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो होते हैं उनके पास जाना पड़ता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट के नंबर के लिए। फिर सेकंड, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ टू ऑब्टेन अ परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे इनकम टैक्स की जिनके पास इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ होती है उनका परमानेंट अकाउंट नंबर लगता है, यानी पैन नंबर लगता है। थर्ड, अदर अथॉरिटीज़ लाइक ईपीसी। ईपीसी का मतलब जो होता है वो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, इनके पास जाना पड़ता है। जो एक्सपोर्ट काउंसिल करते हैं उनके पास जाना पड़ता है। और एंड जीएसटी अथॉरिटीज़, उनके पास जाके भी वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। एजेंट की भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है इस एक्सपोर्ट के लिए। आफ्टर अ रजिस्ट्रेशन द एक्सपोर्ट अपॉइंट एजेंट और सेल रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड टू बैंक ऑर्डर। द एक्सपोर्ट में ऑल्सो ओपन सेल्स ऑफिस इन अ फॉरेन कंट्रीज। यानी यहाँ पे जो हमें सेल करना है, एजेंट और जो सेल रिप्रेजेंट करने वाला है हमारा एब्रॉड में भी, तो उसकी भी बुक के ऑर्डर लगने वाले हैं। फिर द एक्सपोर्ट में ऑल्सो ओपन सेल्स ऑफिस इन अ फॉरेन कंट्री। वहाँ पे फॉरेन कंट्री में हमारा एक जो हम गुड्स और सेल्स का एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो उस गुड्स और सेल्स का एक्सपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन कंट्री में वो करेंसी, हमारे देश की करेंसी अलग होती है दूसरे देश की करेंसी, इसके लिए हमें उस बैंक से, एब्रॉड जो बैंक है उसमें हमें एजेंट हमारा अपॉइंट करना पड़ता है। ये हो गया प्रिलिमिनरी स्टेज। सेकंड जो है वो प्री शिपमेंट स्टेज। यहाँ पे उन्होंने 9 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट जो है वो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। As soon as the order is received, the export must verify and confirm the order.
द एक्सपोर्ट चेक ऑन रजिस्ट्रेशन ऑन इम्पोर्ट इन इम्पोर्टर कंट्रीज। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑर्डर इन रिसीव द एक्सपोर्ट मस्ट वेरीफाई, वो जो वेरीफाई करने वाले हैं एक्सपोर्ट के ऑर्डर की, द एक्सपोर्ट चेक ऑन द रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट। यानी यहाँ पे जो हम कोई कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए, ये चेक करना पड़ता है। इसके लिए रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर लगती है, क्योंकि यानी ऑर्डर मिल गई हमें कि हम माल गुड जो है वो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें रिसिप्ट लगने वाली है कि कोई भी हमें दिक्कत ना हो एक्सपोर्ट करने के लिए। कोई भी वहाँ पे निर्बंध नहीं लगाए हुए हो, ऐसे वो चेक करते हैं। सेकंड, लेटर ऑफ क्रेडिट। द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इम्पोर्टर्स टू इशू अ लेटर्स ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। यानी एक लेटर लगता है जो एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट करता है इम्पोर्टर्स को टू इशू अ लेटर्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के लिए हमें वो रिक्वेस्ट करता है कि हमें एक लेटर चाहिए उनके फेवर में। द रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इम्पोर्ट्स बैंक विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रिस्ट्रिक्शन। यानी वो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, यानी उनके बैंक में कोई भी फॉरेन कंट्री गुड्स और सर्विसेज की करेंसी में करेंसी चेंज करते समय कोई भी बैंक में दिक्कत ना आ सके, इसलिए लेटर लगता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर मिलने के बाद उनको अपनी गुड्स जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने वाला है, एक्सपोर्ट होने वाला है, तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट लगता है। थर्ड, प्री शिपमेंट्स फाइनेंस। द एक्सपोर्ट ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी यहाँ पे जब हम शिप में हमारा जो गुड्स होता है वो देने वाले हैं, तो उनको एक लेटर लगने वाला है, फाइनेंस लगने वाला है। तब वो जो एक्सपोर्ट करने वाला पर्सन है तो बैंक उसको फाइनेंस के लिए हेल्प करती है, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए वो हेल्प करती है। 4. Production of goods. The export has to produce good as per buyer need. एक्सपोर्ट जो होता है वो कभी जो माल एक्सपोर्ट करने वाला है, कभी वो खुद का वो एक तो बायर होता है या फिर उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है वो प्रोडक्ट होता है। इफ़ द एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चर देन ही विल गेट द ऑर्डर गुड्स फ्रॉम द लोकल सप्लायर्स। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट जो माल गुड्स करने वाला है तो वो तो खुद बायर होता है या फिर वो मैन्युफैक्चर करके वो अपना जो प्रोडक्ट है वो गुड्स यानी वो जिसने मैन्युफैक्चर किया होगा वो लोकल सप्लायर्स को वो गुड्स देता है, वो ऑर्डर करता है, फिर वो उसके बाद वो एक्सपोर्ट होता है। 5. Packing. The goods must be properly packed because packing play 3 important rules. पैकिंग करते समय हमें 3 इम्पोर्टेंस रूल ध्यान में रखना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट, यानी जब हम गुड्स हमारा जाता है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, गुड्स को भी ख़राब नहीं होना चाहिए।
या फिर बहुत बार क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते समय कुछ तो भी गुड्स की लेआन करते समय गुड्स वो ख़राब हो जाता है, फिर पैकिंग करते समय कुछ तो टूट जाता है, ऐसे हो जाता है। फिर ये ना हो इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट, प्रिजर्वेशन ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड थर्ड प्रमोशन ऑफ गुड्स, ये 3 स्टेज में पैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। 6. ECGC कन्वर्ट। ECGC का मीनिंग है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कोऑपरेशन। The export may obtain cover from ECGC. Such cover protect export agent credit risk. ये ECGC का मतलब जैसे हम इंश्योरेंस करते हैं, हमारा कोई भी गुड्स हो उसका कोई नुकसान ना हो, जो बड़ी बड़ी जो गुड्स होते हैं सर्विसेज देनी पड़ते हैं, तभी बहुत बार क्या हो जाता है, कोई भी आपत्ति आ जाती है तो उस समय हमारा कोई भी नुकसान ना हो, इसके लिए ये ECGC जो होता है वो हेल्प करते हैं। द एक्सपोर्टर में द ऑप्टेन कवर फ्रॉम ECGC, यानी जो ECGC जो होता है वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है। सच कवर प्रोटेक्ट द एक्सपोर्ट एजेंट क्रेडिट रिस्क। बहुत बार क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट एजेंट को जो होता है वो क्रेडिट रिस्क उठाना पड़ता है, तो वो ना हो इसलिए इफ फॉर एग्जांपल इफ द इम्पोर्टेंस फॉल्स टू मेक द पेमेंट, जो इम्पोर्टर्स होता है उसने पेमेंट देने के लिए वो असफल हो गया, तो एक्सपोर्टर कैन बी कवर्ड फ्रॉम ECGC टू एक्सटेंड ऑफ 90% ऑफ द लॉस। यानी ये जो फिर एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, ECGC के पास जाके उनको 90% का लॉस की जो प्राइस होती है, यानी जो लॉस होता है वो भर के ऐसे मिलता है, यानी उनको ज़्यादा लॉस नहीं पड़ता। इस पोजीशन में ECGC उनको कवर कर लेता है। 7. GST फॉर्मेलिटीज़ GST के जी फॉर्मेलिटीज़ है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ पे टैक्स भी लगता है। द एक्सपोर्टर नीड्स टू कंप्लीट GST फॉर्मेलिटीज़ रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी यहाँ पे जो हम देखते हैं गुड्स और सर्विसेज की ले आन लेते ले आन करते समय हमें बहुत बार जो GST का हमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, GST का हमें ध्यान रखना पड़ता है। 8. मरीन इंश्योरेंस। द एक्सपोर्टर्स हैज़ टू ऑब्टेन अ मरीन इंश्योरेंस अंडर अ CIF, यानी यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स होता है उसको मरीन इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, उसको कॉस्ट इश्यूज एंड फॉरेन फ्राइट। CIF मीन्स कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फॉरेन।
contact. He has to pay necessary insurance premium and obtain insurance policies. यानी यहाँ पे उनको एक लेटर मिलता है, उनको एक मरीन इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हम शिप में हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज रखते हैं तो कुछ कोई भी हमारी हानि ना हो, इसके लिए मरीन इंश्योरेंस निकालना पड़ता है यहाँ पे। 9. C&F एजेंट, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग. इफ in export trade, C&F agent are known as custom house agent. These agents are responsible for forwards the goods. यानी यहाँ पे एक जो एजेंट यहाँ पे हमें डालना पड़ता है क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग के लिए। जो एजेंट होता है वो एक बीच में का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में का वो एजेंट हमें डालना पड़ता है। ये तो हो गए हमारे प्री शिपमेंट स्टेज के 9 पॉइंट। आगे हम देखेंगे शिपमेंट स्टेज, यानी शिप के अंदर जब माल जाता है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है। प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्टर्स प्रिपेयर द शिपिंग बिल्स एंड गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड एट कस्टम हाउस। यानी यहाँ पे एक्सपोर्टर जो होता है वो बिल बनाना पड़ता है, उनका शिपिंग का बिल, गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट, उनके पास डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ते हैं कस्टम हाउस को। सेकंड, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स. The C&F agent obtain a certain order from the PTA. PTA means Port Trust Authorities to cart the goods and inside the docks. यानी यहाँ पे हम जो डॉक्स होते हैं, देखा आपने बहुत बार सुना होगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डॉक्स है, उनको उनकी जो डॉक्स का मीनिंग होता है वेयर हाउसेस। यहाँ पे जो एजेंट होता है वो पीटीए के पास जाके उनकी जो गुड्स है वो गुड्स की वेयर हाउस में यानी डॉक्स में उनका प्रवेश जो होता है वो ऐसे इजीली हो, इसके लिए वो एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स हमें करना पड़ता है। थर्ड, loading of goods. After examining the goods, CE means custom examiner issue a late export order. यानी यहाँ पे हम जब माल का हम एग्जामिनेशन करते हैं तो माल का एग्जामिनेशन करते समय जब एक्सपोर्ट जो होता है वो एक ऑर्डर देता है। द C&F एजेंट ऑब्टेन लेट शिफ्ट ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टम प्रिवेंटिव और ऑफिसर। यानी यहाँ पे एक ऑर्डर जो देता है वो लेट शिफ्ट ऑर्डर होता है, वो C&F एजेंट जो होता है वो ऑर्डर देता है लेट शिफ्ट ऑर्डर को कस्टम प्रिवेंशन को देने के लिए, जो ऑफिसर होता है उनके पास देने के लिए। द गुड्स आर द locked and ship for which mates receive or obtain. The C&F agent approach shipping companies and obtain a bill of lading. यहाँ पे जो हमारा होता है एक बिल बनाना पड़ता है। जब हमारा माल गुड्स और सर्विसेज होता है वो शिप में
वो हमें एंटर करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है, तभी एक रिसिप्ट मिलती है। वो रिसिप्ट मिलने के बाद C&F एजेंट जो होता है वो अप्रोच करता है शिपिंग कंपनी फॉर ऑब्टेन टू अ बिल्स ऑफ लोडिंग, यानी यहाँ पे बिल्स ऑफ लोडिंग उनको देना पड़ता है कि हमने बिल यहाँ पे लोड कर दिया, हमारा जो गुड्स है वो यहाँ पे हमने लोड कर दिया है, ऐसा बिल्स ऑफ लोडिंग हमें देना पड़ता है, वो मिलता है। अभी 4 हम देखेंगे पोस्ट शिपमेंट स्टेज। यहाँ पे शिपमेंट एडवाइस, द एक्सपोर्ट सेंड शिपमेंट्स एडवाइस टू द importers informing him about the dispatch of goods, यानी हम जब गुड्स हमें शिप में जब लेके जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है वो गुड्स डिस्पैच हो जाता है। ही ऑल्सो सेंड कॉपी ऑफ पैकिंग लिस्ट, तो उस समय हमने कितना हमारा गुड्स जो है वो शिप में हमने डाला है तो उसकी एक कॉपी लगती है पैकिंग की, कितना हमने माल पैक किया है तो उसकी लिस्ट लगती है। कमर्शियल इनवॉइस द नॉन निग्लेक्टेबल कॉपीज ऑफ लोडिंग अलॉन्ग विद द एडवाइस लेटर, यानी यहाँ पे हम एक लेटर देना पड़ता है, कमर्शियल इनवॉइस एंड नॉन निगोटिबल कॉपीज़, ये जो होती है वो लोडिंग अलॉन्ग विद द एडवाइस लेटर, पोस्ट करते समय हमको ये कॉपी देनी पड़ती है। हमारा माल जो होता है वो एक देश से एक कंट्री से जाके दूसरे कंट्री में जाने वाला है, तो इतना माल हमने शिप में डाला था, इतना माल हम देने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं, ये सब वहाँ पे लगता है, एडवाइस लेटर वहाँ पे लगता है। सेकंड, presentation of document. The export submit all necessary document to the bank for negotiations and realization of export process, यानी यहाँ पे जो प्रोसेस हमने किया है वो हमें बैंक के तरफ देना पड़ता है। एक बैंक में नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जितने हमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो हमें बैंक को देने पड़ते हैं। तभी वो जो गुड्स होते हैं वो उनकी प्रोसीड करना शुरू हो जाता है। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, द एक्सपोर्ट मेक एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज़, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अथॉरिटीज़ होता है एक्सपोर्ट करते समय और जिसने अरेंजमेंट किया है कंसर्न, वो पूरी अथॉरिटीज़ देता है। द इंसेंटिव इंक्लूड ड्यूटी, ड्रॉबैक्स, रिफंड ऑफ GST if paid, etc. इस अथॉरिटीज़ में ड्रॉबैक्स टू रिफंड GST जो लगने वाला होता है उसकी वो अथॉरिटीज़ देते हैं, अरेंजमेंट करते हैं एक्सपोर्ट्स को। फॉलोअर्स, exporters should always have follow up after export to find a buyer's reaction towards the goods, यानी यहाँ पे जो होता है यानी एक्सपोर्ट किया हुआ माल वो वैसे कि वैसे वो वहाँ पे हमने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया है तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे अच्छी तरीके से गया या नहीं, इसका हमें फॉलो लेना पड़ता है, उसको कहेंगे हम फॉलो अप। ये तो हो गया हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड।
ऐसे कि ऐसे ही पॉइंट्स, सेम पॉइंट हमें इंपोर्ट ट्रेड में भी दिखाई दे रहे हैं। इंपोर्ट ट्रेड में भी वैसा ही है। प्री शिप प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री इम्पोर्टेंट स्टेज, इंपोर्ट स्टेज एंड पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। यानी यहाँ पे हमने देखा कि शिपिंग मेन स्टेज, यहाँ पे हम जब माल हमारा शिप करने वाला है तो उसकी हमें उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है ये यहाँ पे बताया। अभी इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है हम ये देखेंगे। आपको इंपोर्ट का मीनिंग मालूम होगा। इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द परचेस ऑफ गुड्स। हम परचेस करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन। हमारा गुड्स फॉरेन कंट्री परचेस करने वाली है, तो वो देखते हैं। हम वहाँ से लेने वाले हैं गुड्स और सर्विसेज, फॉरेन कंट्री से हम लेने वाले हैं, परचेस करने वाले हैं, इसलिए हमें वो उसको कहेंगे हम इंपोर्ट ट्रेड। यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड के जो 4 जो स्टेप बताए गए हैं, तो हम एक के बाद उनका भी स्टडी करेंगे। इंपोर्ट ट्रेड में पहला जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो इंपोर्ट करने वाला है माल, तो वो रजिस्ट्रेशन करता है। द इम्पोर्टर्स हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर विथ वेरियस अथॉरिटीज़। उनको भी वेरियस अथॉरिटीज़ के पास इंपोर्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन अ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे भी सेम है, जैसा हमने एक्सपोर्ट में देखा वैसा ही इंपोर्ट में भी हमें डायरेक्ट जनरल फॉरेन ट्रेड का एक सर्टिफिकेट नंबर लगने वाला है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ टू ऑब्टेन अ परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर भी लगने वाला है। फॉर्मेलिटीज़ द रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी का फॉर्मेलिटी यहाँ पे हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद सेकंड, निगोशिएशन। Negotiation. The importers must hold negotiation with the overseas suppliers regarding, यानी यहाँ पे जो होने वाला है निगोटिएशन। जब माल हमारा इंपोर्ट होने वाला है तब हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स की प्राइस जो है वो तय करते हैं। डिलीवरी शेड्यूल्स, क्रेडिट पीरियड्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सेल्स, पेमेंट्स एंड डिलीवरी। यानी हम जो होते हैं वो सेल, पेमेंट एंड डिलीवरी की हम टर्म्स एंड कंडीशंस का भी यहाँ पे ध्यान में हम रखते हैं। सेकंड, बी, प्री इम्पोर्ट स्टेज। यहाँ पे कोटा सर्टिफिकेट, यहाँ पे अलग पॉइंट है थोड़े। वहाँ पे हमें 9th पॉइंट थे, यहाँ पे हमें 6 पॉइंट का स्टडी करना पड़ता है। कोटा सर्टिफिकेट, सर्टन आइटम्स आर सब्जेक्टेड टू कोटा रजिस्ट्रेशन। द importers needs to obtain imports quota certificates from government authorities। यानी यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो इम्पोर्टर्स नीड्स द ऑब्टेन इम्पोर्टेंट कोटा सर्टिफिकेट। उसको एक कोटा सर्टिफिकेट लगने वाला है गवर्नमेंट के अथॉरिटी का। कुछ जो गुड्स होते हैं उनको इंपोर्ट्स करते समय कुछ रुकावटें आ सकते हैं, कोई पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, तो उस रिस्ट्रिक्शन के लिए हमें ये सर्टिफिकेट लगने वाला होता है। फॉरेन एक्सचेंज क्लीन्स। द इम्पोर्टेंस नीड्स टू ऑब्टेन अ फॉरेन एक्सचेंज cleans from RBI. The importer should forward the application of the same through his bank.
हम जब माल इंपोर्ट करने वाले हैं तो माल जो गुड्स होता है वो इंपोर्ट करते समय हमें बैंक की अथॉरिटीज़ लगने वाली होती है। बैंक की अथॉरिटीज़ यानी हमें वहाँ पे चेक हो या कोई भी हमें ट्रांजैक्शन करते समय बैंक को ध्यान में रख के वो ट्रांजैक्शन करना चाहिए। वहाँ पे एक एप्लीकेशन जो होता है वो एप्लीकेशन हमें देना पड़ता है कि हम एक देश से दूसरे देश में हम माल इंपोर्ट करते हैं। इसलिए ऑर्डर प्लेसमेंट आफ्टर ऑब्टेन foreign exchange clearance from RBI, the importers place an order with the overseas suppliers. This order is called an indent. The importers negotiates the terms and conditions of the import कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस द ऑर्डर्स। यानी यहाँ पे हमें एक ऑर्डर प्लेसमेंट का जो होता है वो एक लेटर लगने वाला होता है। अब हमारी जो आरबीआई होती है वो आरबीआई से हमें एक लेटर मिलने वाला, उन्होंने एक लेटर देना होता है कि हमें माल हम इंपोर्ट करने वाले हैं तो उनकी हमें सम्मति लगती है। जो इम्पोर्टेंस होता है उनको एक लेटर लगने वाला होता है, उसको हम कहेंगे लेटर ऑफ इंटेंस। ऑर्डर इन कॉल्ड्स एज इंटेंस, वो इंटेंस करने वाले होते हैं। हमारा जो गुड्स हम इंपोर्ट करने वाले होते हैं तो एक वहाँ पे एक लेटर लगने वाला होता है। एक हम गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने वाले हैं तो और एक सप्लायर्स लगता है। द ऑर्डर इज कॉल्ड एज इंटेंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ निगोटिएट द टर्म्स एंड कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो इम्पोर्टर कंट्रोल द प्लेस एंड ऑर्डर्स, वो ऑर्डर को प्लेस एंड कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे लेटर देना पड़ता है। For letter of credit, the export normally request from LC। LC देना पड़ता है and LC is an undertaking given by the imports bank guarantee the payments। यानी यहाँ पे जो होता है कोई भी नुकसान ना हो इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे देना पड़ता है। और उसके सिवा जब कोई भी हम ले यानी हमारा गुड्स जो होता है उसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो एक्सपोर्ट करते समय हमें वो पेमेंट फॉरेन कंट्री में जो हम पेमेंट करने वाले हैं उसमें इजी हो या कोई भी रुकावट ना हो, इसके लिए एसी लगने वाला होता है एलसी। एलसी इज़ द सरफेस्ड मेथड ऑफ अ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। ये जो मेथड है वो फॉरेन ट्रेड में पेमेंट करने के लिए हमें एलसी लगने वाली होती है। देयर फ्रॉम द इम्पोर्ट्स हैज़ टू ऑब्टेन एलसी फ्रॉम हिज बैंक इन फेवर्स ऑफ द एक्सपोर्टर्स। ये एक्सपोर्टर्स के फेवर्स के लिए ये एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी हमें लगने वाली होती है। इसका मतलब कोई भी गुड्स में नुकसान हो तो वो नुकसान भरपाई करने के लिए हमें एलसी लगने वाली होती है। 5. Cleaning and forwarding agents. The importers has the अपॉइंट C&F एजेंट। यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपोर्ट करते समय भी एजेंट लगने वाला होता है तो अभी इंपोर्ट करते समय भी हमें एक एजेंट लगने वाला होता है। शिपमेंट्स एडवाइस। द शिपमेंट एडवाइस अनेबल द importers to make a necessary arrangement for custom clearance and unloading of goods and sent by the exporters। यानी यहाँ पे जो होता है वो
जो हमारा माल्स शिपमेंट्स एडवाइस जो होता है वो नेसेसरी क्लीनिंग एंड अपलोडिंग जो गुड्स हम करते हैं, तो उस गुड्स करते समय जब हम माल्स जो हमारा गुड्स होता है वो शिपमेंट्स के यहाँ पे देने वाले होते हैं, तब हमें ये शिपमेंट्स का हमारा गुड्स और सर्विसेज हमारे पास आने के लिए हमें वो लगता है शिपमेंट एडवाइस। 6 इम्पोर्ट स्टेज, वहाँ पे receipt of document. The importers receive the document sent by the exporter through his bank. The document includes, यानी यहाँ पे हमें जो हमारा जो माल्स होता है इंपोर्ट्स करते समय, तो इंपोर्ट्स करते समय हमें ये डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं। बिल्स ऑफ लोडिंग, कितना गुड्स हमने वहाँ पे लोड किया, कितना गुड्स लोड किया है तो उसका बिल लगने वाला है, पैकिंग लिस्ट लगने वाली है, कमर्शियल इनवॉइस लगने वाला है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेंशन एक्सेट्रा। यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स हमें ये लगने वाले हैं कि कितना गुड्स और जो सर्विसेज जो है वो हम इम्पोर्ट स्टेज में हमें वो रिसिप्ट लगने वाले हैं। सेकंड, बिल्स ऑफ एंट्री, जितना बिल्स की हमने एंट्री की है वो भी हमें कस्टमर्स को C&F एजेंट्स प्रिपेयर बिल ऑफ एंट्री विच आर रिक्वायर्ड फॉर कस्टम क्लीनर्स। यानी वो CIF जो एजेंट होता है वो चेक करता है कि हमें कितने बिल्स की एंट्री की है, वो प्रॉपर है या नहीं, इसके लिए वो देनी पड़ती हैं। द बिल्स ऑफ एंट्री गिव डिटेल्स अबाउट नंबर ऑफ पैकेज, क्वालिटी ऑफ गुड्स की पहली जो गुड्स की क्वालिटी, उसकी पैकिंग किस तरीके से की गई है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, ये सब वहाँ पे बिल्स की एंट्री में हमें देना पड़ता है। फिर डिलीवरी ऑर्डर, द C&F एजेंट ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम द शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी वो ऑर्डर देती है कि यहाँ पे कितनी, एजेंट को बताते कि कितनी डिलीवरी हम करने वाले हैं। द शिपिंग कंपनी गिव द डिलीवरी ऑर्डर एंड पेमेंट ऑफ अ फॉरेन। यानी हम दूसरे देश से हमारे यहाँ पे हम फॉरेन कंट्री से हम जब हमारे गुड्स कोई भी गुड्स हम लेने वाले हैं, हमारे देश में लेने वाले हैं हमारे यहाँ पे, तो वो सब चेक करने पड़ते हैं। डिलीवरी ऑर्डर हेल्प टू अनलोड द गुड्स फ्रॉम वेलीज, यानी यहाँ पे कितनी गुड्स की डिलीवरी होने वाली है ये सब चेक करना पड़ता है। कस्टम क्लीनर्स, द पर्पज़ ऑफ कस्टम क्लीनर्स इज़ टू गेट द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कस्टम अथॉरिटी। जो कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट की सब क्लीनिंगनेस चेक करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड बिल्स ऑफ लोडिंग, बिल्स ऑफ एंट्री एंड पैकिंग लिस्ट। वहाँ पे जो बिल्स ऑफ कितना लोड किया है माल, बिल्स की कितनी गुड्स की एंट्री हुई है और पैकिंग कितना है, इस सब का वहाँ हमें देना पड़ता है।
सामने वाले जो होते हैं वो हमें देते हैं इंपोर्ट करते समय। डी, पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज। यहाँ पे उन्होंने 6 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट, पोस्ट ट्रस्ट ड्यू, यानी द CNF एजेंट हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ पोस्ट ड्यूज, यानी हमने जो गुड्स है तो वो गुड्स को एक वेयर हाउस में रखने के लिए वो पोस्ट ड्यूज हमें लगने वाला होता है। कस्टम ड्यूटी, द CNF एजेंट हैज़ टू मेक अ पेमेंट टू कस्टम अथॉरिटीज़ एंड रिसिप्ट इफ इम्पोर्टिंग गुड्स, यानी हमने जो माल इंपोर्ट किया है तो उसके लिए हमें एक कस्टम अथॉरिटीज़ की रिसिप्ट लगने वाले हैं, वो रिसिप्ट हमें यहाँ पे लगती है। इंश्योरेंस प्रीमियम, द इम्पोर्टेंस हैज़ मेक अ पेमेंट्स अंडर FOB फ्री ऑफ बोर्ड्स कॉन्टैक्ट, यानी यहाँ पे हमें इंश्योरेंस कितना लगाया है उसका भी हमें पेमेंट वो भी हमें देखना पड़ता है। पेमेंट ऑफ फॉरेन्स, द इम्पोर्टर्स हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ फॉरेन अंडर अ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे जो माल हम जो आने वाला होता है हमारा माल, तो वो वहाँ पे शिपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पेमेंट देना पड़ता है। एक्सपोर्ट एंड पेमेंट, द इम्पोर्टर्स हैज़ टू मेक अ पेमेंट टू एक्सपोर्टर एज द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सपोर्ट ड्यू ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट, यानी यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंस होता है एक्सपोर्टर्स होता है उसको हमें बिल देना पड़ता है, तो वो बिल्स की भी हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। 6, follow up, the imports needs to take a follow up in receipt of imports of goods if there are any, यानी यहाँ पे हमें फॉलोअप लेना पड़ता है कि जितना हमने गुड्स और सर्विसेज की हमने डिमांड की थी तो वो उतना ही गुड्स और सर्विसेज वहाँ पे इंपोर्ट्स हुआ कि नहीं, इसका हमें फॉलोअप लेना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है और इंपोर्ट ट्रेड के हमने 4 जो टाइप से किस तरीके से माल हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे चेक करते हैं, फिर उसके बाद प्री इम्पोर्ट स्टेज में, फिर सेकंड इम्पोर्ट स्टेज में, फिर उसके बाद पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज में, ये 4 स्टेज में गुड्स और सर्विसेज का कैसा इम्पोर्ट्स किया जाता है माल। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड में ये 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, 4 स्टेज जो है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं। अभी लास्ट जो है वो एक्सपोर्ट ट्रेड, the terms and interport historical refers to a support snap ports to warehouse goods, यानी यहाँ पे जो है इंट्रापोर्ट ट्रेड में क्या होता है, एक जो फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री से एक पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री से गुड्स और सर्विसेज लाए जाते हैं हमारे कंट्री में, वो हमारे कंट्री में हमारे वेयर हाउस पे रखने पड़ते हैं, तो वो रखने के बाद जिस कंट्री ने उसकी डिमांड की है तो उस कंट्री को वो गुड्स और सर्विसेज देने पड़ते हैं, यानी ये जो माल होता है वो एक कंट्री से आके दूसरे कंट्री में वो वेयर हाउस में ला के फिर वो थर्ड कंट्री में देने पड़ते हैं, इसको कहेंगे हम एक्सपोर्ट ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।